So, good morning everyone. Welcome to Study Glows. Welcome to the daily newspaper analysis of 31st of March 2021. तो गाइज आज है तारीख 31 मार्च 2021। अलग अलग न्यूज़पेपर से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का डिस्कशन करेंगे हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। इस वीडियो को आप लोग डेली करंट अफेयर का वीडियो भी बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर हम लोग इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का डिस्कशन करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद अ ब्यूटीफुल कोट। तो कुछ नया सीख कर हम लोग अपने दिन की शुरुआत करेंगे। देखो यहाँ पे क्या बोला गया है। द स्ट्रगल यू आर इन टूडे इज डेवलपिंग द स्ट्रेंथ यू नीड फॉर टुमारो। जो आज के टाइम पर आप स्ट्रगल कर रहे हो वो कल के दिन आपकी स्ट्रेंथ बनने वाली है। तो जैसे स्ट्रगल कर रहे हो करते रहो, कीप हसलिंग और अपने ड्रीम के लिए हमेशा लड़ते रहो। नाउ आगे बढ़ते हैं। एक बार नज़र मार लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स का डिस्कशन करना है हम लोगों को इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। सबसे पहला आर्टिकल बात करता है वर्ल्ड थिएटर डे के बारे में। तो इसको कब सेलिब्रेट किया जाता है, क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, इसके पीछे का क्या है स्पेसिफिक पर्पस, ये सब कुछ देखने वाले हैं हम लोग इस आर्टिकल के अंदर। सेकेंड आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, बात करता है ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2021 के बारे में। अभी इस रिपोर्ट को हाल ही में पब्लिश करा गया है, तो इसके बारे में जानेंगे क्या है इसकी हाईलाइट्स, साथ ही साथ हम लोग इसको क्या सीख सकते हैं और इस रिपोर्ट ने क्या वार्निंग दी है। उसके बाद थर्ड आर्टिकल में बात करेंगे इसरो के रिवाइज्ड शेड्यूल के बारे में। तो इसरो ने एक सैटेलाइट्स को डेवलप किया और उसको लॉन्च करने वाला था, लेकिन उसमें कुछ इश्यूज आ गए, उसकी वजह से उसको पोस्टपोन कर दिया गया। तो इसके बारे में जानेंगे। और उसके बाद फोर्थ आर्टिकल में बात करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यूएस ने इनवाइट करा है 40 वर्ल्ड लीडर्स को। क्यों इनवाइट किया है, इसके पीछे का क्या रीज़न है, इंडिया क्या रोल प्ले करने वाला है, सब कुछ डिस्कस करेंगे। फिफ्थ आर्टिकल में बात करेंगे अफ्रीकन एलिफेंट्स की। तो आईयूसीएन ने रेड लिस्ट के अंदर अफ्रीकन एलिफेंट्स को डाल दिया है। तो यहाँ पर आईयूसीएन क्या होता है, क्यों इन एलिफेंट्स को रेड लिस्ट के अंदर डाला गया है, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। उसके बाद सिक्स्थ आर्टिकल में 7th एनुअल समिट ऑफ नेट हेल्थ अभी हुई है, तो हम डिस्कस करने वाले हैं इसकी हाइलाइट्स को, इससे क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है और क्या फ़ायदे होने वाले हैं। और एट द लास्ट अगर अच्छा खासा टाइम बचेगा तो हम लोग वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट को भी देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर आर्टिकल्स काफ़ी ज़्यादा हैं आज। तो हम लोग लास्ट में टाइम बचता है तो हम इस आर्टिकल को भी देखेंगे, नहीं बचता है तो डोंट वरी, इस आर्टिकल को हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, इस वजह से मैं यहाँ पर बोल रहा था। नाउ आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले सभी लोगों के लिए एक प्रश्न है, जिसका उत्तर नीचे कमेंट सेक्शन में सबको देना है। बात करी गई है विच कंट्रीज वॉल्केनो माउंट मेरापी वॉल्केनो हैज़ एक्सप्लोडेड रिसेंटली। हाल ही में एक वॉल्केनो है जिसका नाम है माउंट मेरापी वॉल्केनो, वो एक्सप्लोड हुआ है। वो कौन सी कंट्री का वॉल्केनो है, आप लोगों को बताना है नीचे कमेंट सेक्शन में। देखो, जो ये डेली बेसिस पे मैं क्वेश्चन लेकर आता हूँ, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्टली इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो आपको एटलीस्ट सभी लोगों को यहाँ पर इसके अंदर पार्टिसिपेट करना है। देखो, बताना है ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील या फिर जापान। सही उत्तर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना। और स्टडी ग्लोस को अभी तक यार सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर का बटन है नीचे की साइड, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, ताकि आप कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना कर पाओ। चलो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। ये है हमारा आज का सबसे पहला आर्टिकल। तो हाँ, काफ़ी देर हो गया इस आर्टिकल को डिस्कस करने के लिए, क्योंकि वर्ल्ड थिएटर डे मनाया जाता है 27 मार्च को। अब हम इतनी देर से क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि बीच में 2 दिन यहाँ पे वीडियो नहीं अपलोड हुआ था, तबीयत खराब हो गई थी मेरी, उसकी वजह से। तो फिर हम लोगों ने बीच में स्किप करा था 2 दिन का वीडियो। तो अब उन आर्टिकल्स को भी हम लोग यहाँ पर कवरेज दे रहे हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, इस वजह से डिस्कस करना काफ़ी ज़रूरी है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। बात करता है वर्ल्ड थिएटर डे के बारे में। तो जो आईटीआई सेंटर्स हैं, इंटरनेशनल थिएटर कम्युनिटी हैं, इन्होंने ऑब्जर्व करा है वर्ल्ड थिएटर डे को। अब वर्ल्ड थिएटर डे हर साल मनाया जाता है 27 मार्च को, नोट डाउन कर लो, रट लेना। क्यों मनाया जाता है, ताकि जो थिएटर आर्ट होगी, थिएटर परफॉर्मेंस हो गया, जो स्टेज पर परफॉर्मेंस वगैरह होती हैं, प्लेज वगैरह होते हैं, उनको एक इम्पॉर्टेंस देने के लिए हम लोग इस वर्ल्ड थिएटर डे को सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि इनसे बहुत सारी लाइफ के अंदर बदलाव भी आते हैं, बहुत सारे लोग कुछ नया सीखते हैं। तो उस वजह से इस थिएटर डे को सेलिब्रेट किया जाता है। नाउ थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। थिएटर आर्ट एक मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ आर्ट है, यानी इसमें इंटरटेनमेंट वगैरह भी देखने को मिलता है, लाइव परफॉर्मर्स होते हैं, एक्टर्स एक्ट्रेसेस होते हैं जो कि स्टेज पर परफॉर्मेंस देते हैं अपना। ओके, नाउ वर्ल्ड थिएटर डे के बारे में अगर हम बात करें तो इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर ये इंपॉर्टेंस जताता है कि हाँ, इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, आज के टाइम पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से, या फिर लोगों के लाइफ के अंदर बदलाव लाता है काफ़ी कुछ, ये सारे स्टेज परफॉर्मेंस। तो उसकी वजह से इसके बारे में जागरूकता फैलाई जाए।
दैट इज़ वाई यहाँ पे हम लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं। नाउ हम थोड़ा सा इतिहास देखेंगे वर्ल्ड थिएटर डे का। तो जो इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट है, इसने स्टार्ट किया था सबसे पहले वर्ल्ड थिएटर डे को ऑब्जर्व करना 1961 में। फिर पहला जो मैसेज था इस डे का, ये लिखा गया जीन कॉकटिव के द्वारा इन द ईयर 1962 में। ओके, आज के टाइम पे अगर हम बात करें, जो इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट हैं, इसके 85 से भी ज़्यादा सेंटर्स हैं पूरे दुनिया के अंदर, जो कि इंकरेज करता है स्कूल, कॉलेज, थिएटर प्रोफेशनल्स को कि भाई ये जो दिन है वर्ल्ड थिएटर डे, इसको सेलिब्रेट करा जाए। अब यहाँ पे इसको सेलिब्रेट कैसे करते हैं, बहुत अलग अलग तरीके से इसको सेलिब्रेट किया जाता है। 84 ITI सेंटर्स जो भी हमारे दुनिया के अंदर हैं, इसके अंदर सेलिब्रेट करते हैं बहुत सारे प्रोफेशनल्स, थिएटर्स लवर्स, एकेडमिक्स, सबके द्वारा इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि आपको याद रखना है कौन सा दिन जो है इस वर्ल्ड थिएटर डे को सेलिब्रेट किया जाता है। नाउ आते हैं आर्टिकल नंबर 2 की तरफ। बात करता है ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2021 के बारे में। तो ये जो रिपोर्ट है इसको पब्लिश कर दिया गया है ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल के द्वारा। आपको ध्यान रखना है, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपसे बन सकता है, GWEC के द्वारा इसको पब्लिश करा गया है। अब ये 25 मार्च को पब्लिश कर गई थी रिपोर्ट। अगर इसकी हाईलाइट्स देखें तो देखो, साल 2020 यहाँ पर अगर हम बात करें तो ग्लोबल विंड पावर इंडस्ट्री के लिए काफ़ी अच्छा रहा है, ऐसी रिपोर्ट ने बताया। लेकिन फिर भी यहाँ पर चेतावनी दी है, वार्निंग ये दी है कि हम लोगों को विंड सेक्टर में ग्रो करना पड़ेगा, क्योंकि आज के टाइम पर क्लाइमेट चेंज बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। ग्लोबल वार्मिंग लगातार बढ़ती हुई नज़र आ रही है, पोल्यूशन बढ़ता हुआ आ रहा है। तो हम लोगों को रिन्यूएबल रिसोर्सेज की तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी का इस्तेमाल हम लोग को ज़्यादा करना पड़ेगा। तो फिर उसी की वजह से जो विंड इंडस्ट्री है उसको हम लोग ग्रो करना पड़ेगा हम लोगों को। ज़्यादातर इसके ऊपर फोकस किया गया है। वार्निंग दी है कि जैसा आज के टाइम पर चल रहा है उससे बेहतर करना पड़ेगा, अदरवाइज जो है ऐसे ही हम लोगों को ग्लोबल वार्मिंग जैसी प्रॉब्लम देखने को मिलने वाली है। साल 2020 में 93 गीगावाट ऑफ न्यू कैपेसिटी को इंस्टॉल करा गया था, और यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि हम लोग अच्छी तरीके से वर्क कर रहे हैं, लगभग हर साल थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। लेकिन तब भी ये सारी चीज़ें सफिशेंट नहीं रहेंगी, आपको इससे और ज़्यादा बेटर करना पड़ेगा और इंश्योर करना पड़ेगा कि आप लोग 2050 तक जो एमिशन का टारगेट है उसको ज़ीरो कर सको, जो पोल्यूशन कर रहे हो उसको ज़ीरो कर सकें, ये हमारा टारगेट है। अब यहाँ पे अगर हम कुछ की फाइंडिंग्स के बारे में बात करें इस रिपोर्ट की, तो बोला यह जा रहा है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो टोटल ग्लोबल विंड पावर कैपेसिटी है वो है 743 गीगावाट आज के टाइम पर। लेकिन काफ़ी बढ़िया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर रिपोर्ट ने बोला है आपको ग्रो करने की ज़रूरत है। रिपोर्ट ने ये वार्न करा, जो दुनिया है, पूरे दुनिया को ज़रूरत है आज के टाइम पर कि वो इंस्टॉल करे मिनिमम 280 गीगावाट ऑफ न्यू विंड एनर्जी पर ईयर, यानी हर साल हम लोग को थोड़ा थोड़ा ग्रो करना पड़ेगा और अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है पोल्यूशन ज़्यादा जनरेट हो रहा है। तो हम लोगों को अपनी विंड पावर सेक्टर को भी ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें रिपोर्ट के द्वारा बताई गई हैं। नाउ आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। आर्टिकल नंबर 3 बात करता है इसरो के रिवाइज्ड शेड्यूल के बारे में। तो इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये आप लोग को मालूम होगा भारत की स्पेस एजेंसी है। इसने अपना एक शेड्यूल को रिवाइज किया है, यानी कि ये पहले एक सैटेलाइट को लॉन्च कर रहे थे। कौन सी सैटेलाइट है? GSAT-1। अब इसको लॉन्च तो करा जा रहा था, लेकिन कुछ माइनर इश्यूज आ गई, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स की वजह से इसको लॉन्च नहीं कर पाए। नाउ अब वापस से यहाँ पर इसको लॉन्च करा जाएगा। कौन सी डेट अनाउंस करी गई है आगे हम डिस्कस करेंगे। ये एक इमेजिंग सैटेलाइट है, आपको ये जो इमेजेस वगैरह प्रोवाइड करवाएगी, ठीक है, जो आप नीचे जो एरियाज है उसको डिटेक्ट कर कर आपको इमेजेस वगैरह प्रोवाइड करवाई जाएंगी। ओके, नाउ यहाँ पे कुछ हाइलाइट्स देखते हैं। जो ये स्पेस क्राफ्ट है इसको शेड्यूल कर लिया गया था कि मार्च 28 को इसको लॉन्च कर दिया जाएगा, लेकिन थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आई। अब प्रॉब्लम्स आने की वजह से अब यहाँ पर इसको पोस्टपोन कर दिया गया है। इसको लॉन्च करा जाएगा 18 अप्रैल को फ्रॉम श्रीहरिकोटा स्पेस पोर्ट से। ठीक है, तो श्रीहरिकोटा कहाँ पर है मैं भी आपको मैप में दिखाऊंगा। ये आंध्र प्रदेश में है, वहाँ से इसको लॉन्च करा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख पाओगे, ये मैप में देख पाओगे। देखो, ये जो आंध्र प्रदेश वाला मैप हो गया। अब यहाँ पर ये जो डॉट है ये है श्रीहरिकोटा, यहीं से इस सैटेलाइट को लॉन्च करा जाएगा। नाउ GSAT इंडियन इमेजिंग सैटेलाइट है, और यहाँ पर ये किसके लिए है? जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, जियो सिंक्रोनस ट्रांसफ़र ऑर्बिट, ये क्या होते हैं मैं अभी आप लोगों को आगे बताऊंगा। देखो, यहाँ पर आपको ये बहुत ही ज़्यादा हाई रिजोल्यूशन की इमेजेस प्रोवाइड करवाने वाली सैटेलाइट है। आपको बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके की इमेजेस मिलने वाली हैं इस सैटेलाइट से। अब यहाँ पर ये देखो,
ये वाला जो ऑर्बिट है इस तरीके से इसको हम लोग बोलते हैं जियो सिंक्रोनस, ठीक है। और जो दूसरा होता है यहाँ पर आप देख पाओगे जो स्ट्रेट है बिल्कुल, ये होता है जियो स्टेशनरी। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ये है जियो स्टेशनरी और ये है जियो सिंक्रोनस। ओके, थोड़ा सा इंक्लाइंड है ये जियो सिंक्रोनस, तो आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। तो ये ऑर्बिट्स हैं। अब यहाँ पे आप देख पाओगे जो ये बात करी जा रही है इसको प्लेस करा जाएगा जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट पे बाय द GSLV F10 के द्वारा, जो हमारा व्हीकल होगा इसके थ्रू हम लोग इसको लॉन्च करेंगे और इस ऑर्बिट में हम लोग प्लेस करने वाले हैं इस सैटेलाइट को। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। आता है कुछ कैपेबिलिटीज़ के बारे में। इस सैटेलाइट में क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, तो यहाँ पर छोटा सा क्लियर रखो, ज़्यादा हम लोग इसके अंदर डिटेल में नहीं जाने वाले। छोटा सा आपको माइंड में क्लियर करना है कि आपको ये इमेजेस प्रोवाइड करवाएगा, हाई रिजोल्यूशन इमेजेस प्रोवाइड करवाने वाली है ये सैटेलाइट हम लोगों को। इसका जो वेट है वो है 2268 किलोग्राम्स। नाउ यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की। तो आर्टिकल नंबर 4 पर आएंगे। देखो जिस तरीके से मैंने अभी आप लोगों को आर्टिकल समझाएं वो MCQ बेस्ड पर बिल्कुल सटीक हैं, आप लोगों से MCQ पूछा जा सकता है, तो आप इंपॉर्टेंटली यहाँ पर इसको कवर करते रहना, ठीक है। आपको ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है MCQ सॉल्व करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर इतना भी ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछा जाएगा। जो चीज़ मुद्दा मेन है वो मैं आप लोगों को यहाँ पर कवर करवाता जा रहा हूँ। ओके, नाउ नेक्स्ट आर्टिकल में बात करी जा रही है यूएस ने इनवाइट करा है 40 वर्ल्ड लीडर्स को। अब क्यों इनवाइट किया है इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो आप देख पाओगे यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडन, अब इन्होंने इनवाइट किया 40 वर्ल्ड लीडर्स को। इसके अंदर हमारे भी प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी। अब यहाँ पर ये देखो जो यूएस है ये ना अप्रैल 2021 के अंदर एक वर्चुअल समिट ऑन क्लाइमेट जो है आप कह सकते हो ये होस्ट करने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये जो समिट है ये ऑर्गेनाइज करी जाएगी ताकि जो क्लाइमेट है क्लाइमेट एक्शन किया जाए। हम लोग आज के टाइम पर देख पाओगे क्लाइमेट चेंज बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, कार्बन एमिशन देखने को मिल रहा है, पोल्यूशन देखने को मिल रहा है, तो उन सबको टैकल करने के लिए ये मीटिंग करवाई जा रही है। अब यहाँ पर इससे काफ़ी फ़ायदा भी होने वाला है। चलो थोड़ा सा और डिटेल में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो जो बाइडन है इन्होंने होस्ट करा है 2 दिन का क्लाइमेट समिट। अब यहाँ पर इसमें वर्ल्ड लीडर्स आएंगे, मैंने आपको बताया 40 वर्ल्ड लीडर्स आने वाले हैं और ये स्टार्ट होगी अर्थ डे पर। अब अर्थ डे कब मनाया जाता है 22 अप्रैल को, तो 22 अप्रैल में 2021 में ये समिट स्टार्ट होने वाली है। 2 दिन का ये क्लाइमेट समिट होगा। ये जो समिट है इसमें जो प्रेसिडेंट है वो फोकस करेंगे किस तरीके से हम लोग जो कार्बन एमिशन है वो रिड्यूस कर सकते हैं। 2030 तक हमारा गोल ये रहने वाला है हम लोग पूरी तरह से कार्बन एमिशन को रिड्यूस कर पाएँ, कम कर पाएँ, जिससे कि जो पोल्यूशन भी कम हो पाए। और आज के टाइम पर आप देख पाओगे जो अमेरिका, चाइना ये सब टॉप पोल्यूटर कंट्रीज़ है, तो यहाँ पर तो किस तरीके से स्टेप लेंगे हम लोग और साथ ही साथ अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे। और उसके बाद आप लोग यहाँ पर देख पाओगे और क्या बोला गया है, जो ये समिट है ये एक की माइलस्टोन होने वाला है। क्यों, किस चीज़ का माइलस्टोन होने वाला है, देखो नवंबर 2021 में एक और कॉन्फ्रेंस होने वाला है, वो है यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP26। तो यहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस होने वाला है नवंबर 2021 में ग्लासगो के अंदर, तो यहाँ पर उसकी तरफ भी ये समिट होने वाली है, यानी इस समिट में कुछ उस चीज़ के ऊपर भी बातें करी जाने वाली है। और जो स्मॉल नंबर ऑफ बिजनेसेस लीडर्स ये सब लोग जो है पार्टिसिपेट करने वाले हैं इस समिट के अंदर। ओके, नाउ इस समिट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया। छोटा सा आपको डेटा क्लियर रखना है, ये चारों पांचों पॉइंट याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने आपको एज अ डेटा प्रोवाइड करवा दिया है कि आप लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा डेटा हो, ठीक है। आपको यहाँ पर सारी चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको याद रखना इतना है कि हम लोग का मेन गोल ये है कि हम लोग जो क्लाइमेट चेंज है उसको टैकल कर पाएँ, ठीक है, क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट है उसको कम कर पाएँ, ठीक है। तो यहाँ पर मेन गोल ये होने वाला है, साथ ही साथ 2030 तक जो आज के टाइम पर कार्बन एमिशन हो रहा है उसको रिड्यूस कर पाएँ, ये जो है फोकस होने वाला है, यही ऑब्जेक्टिव होने वाले हैं इस समिट के। उसके बाद आता है नेक्स्ट आर्टिकल, बात करता है अफ्रीकन एलिफेंट्स के बारे में। तो जो रेड लिस्ट है बाय द IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसने हाल ही में यहाँ पर ये बताया कि जो अफ्रीकन एलिफेंट्स हैं जो फॉरेस्ट में रह रहे हैं, जो आपके अफ्रीकन फॉरेस्ट में देखने को मिलते हैं, और जो सावनाज एलिफेंट्स हैं, ठीक है, ये सावना एलिफेंट भी हैं, ये आज के टाइम पर काफ़ी खतरे में हैं, ठीक है। मतलब कि जो इनकी प्रजातियां हैं वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो रही हैं, तो उसकी वजह से कंजर्वेशनिस्ट ने यहाँ पर अर्जेंट कॉल लगाई है कि इनको बचाया जाए। साथ ही साथ जो IUCN है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इन्होंने इसको रेड लिस्ट के अंदर डाल दिया है। मतलब कि ये प्रजाति खतरे में है, इसके प्रति आप लोगों को बचाना है, इसको बचाना है, इसके प्रति जागरूकता फैलाओ। नाउ यहाँ पे आप देख पाओगे जो IUCN है, अब यहाँ पर इन्होंने क्या करा, सबसे पहली चीज़
अफ्रीका के अंदर बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, जैसे कि आप देख पाओगे एलिफेंट्स को लेकर पोचिंग देखने को मिलती है, यानी कि इलीगल ट्रेड होता है, ठीक है, जानवरों का। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं, उसकी वजह से भी ये प्रजातियां खतरे में पहुंच जाती हैं। नाउ सर्वे ने हाईलाइट किया जो सावना एलिफेंट हैं ये इंडेंजर्ड हैं, यानी कि खतरे में है काफ़ी ज़्यादा। और यहाँ पर कुछ आप कह सकते हो स्मॉलर लाइटर फॉरेस्ट एलिफेंट हो गए, ये क्रिटिकल एंडेंजर्ड हैं जो भी अफ्रीका के अंदर हैं। यानी अफ्रीकन एलिफेंट्स के बारे में बात हो रही है, अफ्रीकन एलिफेंट्स में अलग अलग एलिफेंट्स आते हैं, तो इन सब को आप कह सकते हो एक को एंडेंजर्ड और क्रिटिकल एंडेंजर्ड लिस्ट के अंदर डाल दिया है, ताकि जो है हम लोग इस एलिफेंट्स को प्रोटेक्ट कर सकें, क्योंकि इनकी प्रजातियां अगर हमने इनको बचाया नहीं तो ये आने वाले टाइम पे ख़त्म हो जाएंगी। IUCN देखो बहुत सारी लिस्ट मेंटेन करके चलता है, एक होती है रेड लिस्ट, कोलैप्स्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, वल्नरेबल, नियर थ्रेटेंड, लीस्ट कंसर्न, डेटा डेफिशिएंट, इस तरीके की लिस्ट मेंटेन करके चलता है। जो भी प्रजाति खतरे में होती है वो इन लिस्ट के अंदर उन प्रजातियों को पुट डाउन करता हुआ चलता रहता है। ओके, नाउ यहाँ पे आप देख पाओगे सावाना एलिफेंट की जो पॉपुलेशन है उसके बारे में बातचीत करी गई है। तो ये डेटा है, डेटा फ्रॉम IUCN साइटेड जो पॉपुलेशन है सावना एलिफेंट की अफ्रीका से जो देखने को मिल रही है, ये बहुत सारी वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स में डिक्रीज़ हुई है, ठीक है। यानी जो पॉपुलेशन है, निचोड़ क्या है इस चीज़ का, जो इन एलिफेंट्स की पॉपुलेशन है, इनकी जनसंख्या वो लगातार कम होती हुई आ रही है अगर हम बात करें पिछले 50 सालों में। और जो नंबर ऑफ़ फॉरेस्ट एलिफेंट्स हैं और बहुत सारे जो एलिफेंट्स अलग अलग हैं जो सेंट्रल अफ्रीका में देखने को मिलता है, उनकी भी पॉपुलेशन कम हुई है 86% से इन द लास्ट 31 ईयर्स। तो यहाँ पे आप देख पाओगे लगातार जो है जनसंख्या इनकी कम हो रही है। नाउ यहाँ पे हम बात करेंगे 7th एनुअल समिट ऑफ नेट हेल्थ के बारे में। अब यहाँ पर जो हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन साहब, जिनका पिक्चर आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, इन्होंने एड्रेस किया है 7th एनुअल समिट ऑफ नेट हेल्थ। अब यहाँ पे जो समिट हुआ है, इस समिट का मेन फोकस होने वाला है इंडिया हेल्थ सिस्टम को लेकर। इंडिया का जो हेल्थ सिस्टम है उसको बढ़ाया जाए इन द पोस्ट कोविड एरा। कोविड के बाद का जो टाइम है उसमें इंडिया के हेल्थ के सिस्टम को इंक्रीज़ करा जाए, ठीक है, थोड़ा सा इन्हेंस करा जाए। क्योंकि हम लोगों ने देख लिया कि जो कोविड ने आप कह भी सकते हो, जो कोविड ने सबकी औकात दिखा दी है कि कैसा कैसा कंट्रीज़ के अंदर किनका हेल्थ सिस्टम है, ठीक है। तो आज के टाइम पर हम लोग को ज़रूरत है कि हम लोग अपने हेल्थ सिस्टम को अच्छी तरीके से ग्रो कर पाएँ ना। उसके बाद आप देख पाओगे इस समिट को एड्रेस करते हुए जो मिनिस्टर हैं उन्होंने जोर दिया कि जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट कमिटमेंट ले रही है, कमिटमेंट करती भी है कि जो गोल ऑफ हेल्थ फॉर ऑल, यानी कि सभी लोगों की जो हेल्थ है उसको मेंटेन करने का यहाँ पे गवर्नमेंट ने कमिटमेंट लिया है और उसके ऊपर काम भी करा जाएगा। हेल्थ फॉर ऑल यानी सभी की हेल्थ के ऊपर फोकस दिया जाएगा, ऐसी चर्चा करी गई इस समिट के अंदर। जो प्राइमरी विजन होने वाला है वो यही है कि हाईएस्ट हम लोग सभी लोगों को, सभी एज ग्रुप्स के लोगों को, यानी जिनकी भी जितनी भी उम्र है सभी लोगों को हम लोग एक हेल्थ प्रोवाइड करवा पाएँ, ठीक है, अच्छी हेल्थ प्रोवाइड करवा पाएँ, गुड क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज दे पाएँ, ठीक है, जिससे कि उन लोगों को भी बेनिफिट मिले, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे ये सारी चीज़ें लेकर चल रहे हैं हम लोग। और इसी चीज़ को लेकर हमारी सरकार ने हाल ही में आयुष्मान भारत प्रोग्राम को भी लॉन्च किया था, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है यूनिवर्सल फ्री एक्सेस मिले, यानी कि फ्री में प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइड करवाई जाए, जिससे कि लोगों की हेल्थ वगैरह अच्छी तरीके से हम लोग मेंटेन कर पाएँ। उसके बाद यहाँ पे आप देख पाओगे इसी चीज़ को देखते हुए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यूनियन बजट 2021-22 यानी कि हाल ही में जो बजट आया था उसके अंदर भी यहाँ पर आइडेंटिफाई किया गया कि जो हेल्थ है, हेल्थ के लिए कितना हम लोग पैसा खर्च करने वाले हैं। तो यहाँ पे बताया गया, आप देख पाओगे जो हेल्थ की तरफ हम लोग खर्च करेंगे लगभग 2,23,846 करोड़, यानी 2,23,846 करोड़ रुपए तक हम लोग खर्च करने वाले हैं साल 2021-22 के अंदर। कहाँ पर? अपने हेल्थ सेक्टर पर। और अगर हम बात करें साल 2020-21 की, तो 20-21 में हमने पैसा थोड़ा कम खर्च किया था ना, उसके मुताबिक हमने अब यहाँ पर इंक्रीज़ कर दिया है 137% से हमने इस अमाउंट को इंक्रीज़ किया है। अब हेल्थ एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा और हेल्थ एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा तो लोगों की हेल्थ भी सही होगी। तो देखेंगे आने वाले टाइम पर ये चीज़ें कितनी हद तक इम्प्लीमेंट होती हैं और कितनी बढ़िया तरीके से ये चीज़ें चलती हैं। ओके, तो आपको याद रखना है यूनियन बजट में कितना ज़्यादा आप कह सकते हो कि बताया गया है कि कितना जो है हम लोग यहाँ पर एक्सपेंडिचर करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर ये थे कुछ आर्टिकल्स, इंपॉर्टेंट आर्टिकल, 6-7 आर्टिकल थे। अब जो भी MCQ बनेंगे, देखो यहाँ पर जो भी आर्टिकल डेली बन रहे हैं, डेली मैं आपको लिए लेकर आता हूँ।
इन्हीं के रिगार्डिंग एमसीक्यू बनते हैं। कोई भी वीडियो आप लोग देख सकते हो, इन्हीं से एमसीक्यूज बनेंगे और कोई भी एमसीक्यू बनेगा आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। देखो पर्पस ये होता है, एमसीक्यूज तभी आप सॉल्व कर पाओगे जब आपका बेसिक क्लियर होगा। यहाँ पे हमने सभी आर्टिकल को डिटेल में देख लिया, कब समिट हुई है, कब यहाँ पर ये डे मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, क्या पर्पज़ है, ठीक है, क्या थीम होता है, सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो ऑब्वियस ही बात है आप कोई सा भी एमसीक्यू स्किप नहीं कर पाओगे, इजीली आप उसको टैकल कर पाओगे। ओके, नाउ इसी के साथ करते हैं हम लोग आज के वीडियो का एंड। आई होप आप लोग को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नाउ मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।